Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is मोहम्मद आबिद एमटेक स्ट्रक्चर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टड प्रो में स्टेयरकेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो में आपको बताया है डिटेल में कि कैसे हम मैन्युअली स्टड प्रो को डिज़ाइन करते हैं एक्सेल शीट के थ्रू, और एक्सेल शीट को आप लोगों के साथ शेयर भी किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो जाकर चेक कीजिए। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप स्टेयरकेस को कैलकुलेशन को जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के क्वेश्चन देखे स्टेयरकेस से रिलेटेड। आप लोगों ने बोला था कि सर स्टेयरकेस से रिलेटेड स्टड प्रो में कैसे उसको मॉडल करें, कैसे उसको डिज़ाइन करें, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। तो आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अब आपके सामने आप देख रहे हो डेस्कटॉप पर एक प्लान है, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। उस आर्किटेक्चरल ड्राइंग में एक स्टेयरकेस है। इस स्टेयरकेस को हम डिज़ाइन करेंगे अपने स्टड प्रो में। तो कैसे उसको मॉडल करना है, कैसे उसमें मूवमेंट और शेयर के थ्रू हम रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टड प्रो ओपन कर लेता हूँ। स्टड प्रो ओपन करने के बाद मैं स्टेयरकेस को मॉडल करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 0 0 कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे डिज़ाइन करना है। तो आप ये डॉग लेग्ड स्टेयरकेस है, इसमें 2 फ्लाइट्स हैं। ये आपकी एक फ़्लाइट है, फिर ये लैंडिंग है, फिर ये दूसरी फ़्लाइट है। तो पहले एक फ़्लाइट आप कर लेंगे तो आप दूसरी फ़्लाइट भी कर लेंगे। तो मैं आपको एक फ़्लाइट कंप्लीट डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। कितने स्टेप्स हैं वो आपको देख लेना है। कितने आपके यहाँ पर लैंडिंग है, लैंडिंग भी आपको एक बार हम मेज़रमेंट कर लेते हैं। DLI कमांड होती है ऑटोकैड में मेज़रमेंट की, वो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। DLI किया मैंने और इसको मैं मैच करा देता हूँ दूसरी डिस्टेंस कमांड से। ये देखिए, और यहाँ पर भी मैंने DLI कमांड ली और मैं इसको भी मैच कराता हूँ। ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई है स्टेयरकेस और लैंडिंग, और यहाँ पर ये मीन्स ये हमारा जो स्टेप्स हैं, स्टेप के नीचे जो RCC का स्लैब आता है जो इंक्लाइंड होता है वो हमारा वेस्ट स्लैब कहलाता है। अगर मैं आपको डायग्राम में समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो स्लैब है ये RCC का स्लैब है, ये वेस्ट स्लैब है, और इसके ऊपर जो स्टेप्स बने हुए हैं वो हमारे ब्रिक वर्क है। पहले हम जो डिज़ाइन करते हैं वो इस लैंडिंग को और स्टेप्स को करेंगे, सॉरी इस लैंडिंग को और इस वेस्ट स्लैब को करेंगे, ठीक है। और जब वो डिज़ाइन हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके ऊपर जब वो कास्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर हम ब्रिक वर्क से स्टैप बना लेते हैं, ठीक है। तो जो डिज़ाइन करना होता है, जो रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करना होता है, वो लैंडिंग और वेस्ट स्लैब का फाइंड आउट करना होता है। वेस्ट स्लैब हमारा इंक्लाइंड होता है और ये लैंडिंग जो है हमारा ये फ्लैट होता है। तो हमारी जो लैंडिंग है ये हमारी 1.2 मीटर है, ठीक है। राउंड फिगर में मैं देखता हूँ 1.2 मीटर, और जो हमारी ये स्टेप्स हैं वो हमारी 2.9 मीटर, ठीक है। 2.9 मीटर हमारा ये प्लेन में है, ठीक है। अगर इंक्लाइन की मैं बात करूंगा तो इंक्लाइन में ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको मॉडल कर लेता हूँ फटाफट और आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लैंडिंग बना लेता हूँ एक्स में 1.2 प्लेन, और यहाँ पर मैं एक्स में मैं लेता हूँ 2.9, ठीक है। 2.9 में लिया और मैं इसको भी ले लेता हूँ। ये मेरी लैंडिंग हो गई, ये मेरा वेस्ट स्लैब हो गया। बट वेस्ट स्लैब हमारा क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। तो मैं इसको मूव करा देता हूँ इस पॉइंट को। जितना भी होगा आपका आर्किटेक्चरल सेक्शन में दिया गया होगा, जो आर्किटेक्ट ने आपको स्टेयरकेस का सेक्शन कट करके दिया होगा कि आपको लैंडिंग जो है वो कितनी टैपर्ड रखनी है, तो आप उसको मेज़र करके इजीली स्टड प्रो में मॉडल कर सकते हो। तो जेड में मैं यहाँ पर मूव कराता हूँ 2 मीटर, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, मूव कराता हूँ वाई में, सॉरी वाई में मुझे यहाँ पर 2 मीटर कराना है। ये देखिए, ये मैंने इसको टैपर्ड कर दिया। कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। वाई में 0.5, ये
अब कुछ मुझे ठीक लग रहा है ये। तो ये हमारा वेस्ट स्लैब हो गया, ये हमारी लैंडिंग हो गई। एक सिंगल फ्लाइट मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, कैसे हम इसको डिज़ाइन करेंगे, कैसे इसमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का बिहेवियर आपको दिखने को मिलेगा, कैसे लोड कैलकुलेट करेंगे और लोड को इस पर कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे हम। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने से पहले क्या करता हूँ, मॉडलिंग कर लेता हूँ। मॉडलिंग में मैंने आपको ज्योमेट्री बना दी है, अब मैं सपोर्ट डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, सपोर्ट पे क्लिक किया, क्रिएट पिंड सपोर्ट में यहाँ पर असाइन करता हूँ स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में, दोनों में मैंने पिंड सपोर्ट असाइन कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब प्रॉपर्टी असाइन करूँगा। तो प्रॉपर्टी में मैं क्या करूँगा, वेस्ट स्लैब की थिकनेस में यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर थिकनेस कितनी लूँ मैं, यहाँ पर एज्यूम करता हूँ 150 mm। ठीक है, 0.150। और जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो सारी पर मीटर के लिए करूँगा, 1 मीटर के लिए। ठीक है, तो एक यहाँ पर 1 मीटर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये मैं इसको प्रॉपर्टी असाइन करा देता हूँ। हम सिर्फ सिंगल लाइन से ही इसको डिज़ाइन करेंगे, सिर्फ सिंगल बीम लिया हमने, उसमें प्रॉपर्टी असाइन कराई हमने। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके केस में जो विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब है वो आपकी 1.2 मीटर से 1.5 मीटर तक हो सकती है, बट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पर मीटर के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर ले लिया। जो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स मिलेगा हमें वो पर मीटर के लिए मिलेगा, सारी कैलकुलेशन हम 1 मीटर के लिए निकालेंगे। तो हमारी प्रॉपर्टी भी असाइन हो गई। अब हम लोडिंग की बात करते हैं, तो मैं यहाँ लोडिंग पे जाता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ नंबर 1 में डेड लोड, डेड लोड मैंने ऐड किया, और नंबर 2 लाइव लोड। डेड लोड में मैं सबसे पहले ऐड करूंगा यहाँ इसका सेल्फ वेट, स्ट्रक्चर का खुद का सेल्फ वेट, मैंने सेल्फ वेट ऐड कर लिया। अब मैं लाइव लोड ले लेता हूँ। लाइव लोड कितना लेना है मुझे, एज पर कोड, जो इंडियन स्टैंडर्ड का कोड है 875 पार्ट 2, जिसमें लाइव लोड फिक्स किया गया है कि आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसमें स्टेयरकेस का लोड कितना होना चाहिए, आपकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है उसमें रेजिडेंशियल का लोड कितना होना चाहिए, आपकी स्टोरेज बिल्डिंग है उसमें स्टेयरकेस का लोड कितना होना चाहिए। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, सभी का अलग अलग दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे डिज़ाइन कर रहे हैं तो 3 किलो न्यूटन हम यहाँ पर लोड लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेंबर लोड अप्लाई करूँगा, ना कि फ्लोर लोड। मेंबर लोड यानी कि पर रनिंग मीटर, क्योंकि मेरा एक बीम है इसमें पर रनिंग मीटर करूँगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन 1 मीटर के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही वैल्यू रहेगी, इसलिए हमारी पर मीटर में कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है, बट हमारी हमें जो मॉडल करना है वो हमें 1 मीटर के लिए करना है, बट जो हमारी विड्थ ऑफ स्टेयरकेस है एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड होती है 1200 mm होती है रेजिडेंशियल के लिए, 1200 mm हमारी विड्थ होती है स्टेयरकेस की। तो आपको उस वैल्यू जो भी आपका लोडिंग है उसको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 1.2 से, क्योंकि 1200 आपकी विड्थ है, क्योंकि टोटल जो लोड है हमारा वो हम अप्लाई करेंगे अपने इस बीम पे, जो हमने ये बीम बनाया है, जो लैंडिंग बनाई है और वेस्ट स्लैब बनाया है, इस पे टोटल। तो हमने जो क्या करने लेना है उसके लिए, सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और आपको कैलकुलेशन दिखा लेता हूँ, आपको लोड बता देता हूँ कौन कौन से लोड यहाँ पर अप्लाई होने हैं। सबसे पहले सेल्फ वेट जो आपने अप्लाई कर दिया 100% यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आएगा आपका फ्लोर फिनिश, ये आपका फ्लोर फिनिश आ जाएगा। ठीक है, स्टेप्स यानी कि राइज एंड ट्रेड, आपका जो राइजर एंड ट्रेड है, राइजर एंड ट्रेड, इसका लोड आ जाएगा। राइजर एंड ट्रेड के बाद आपका रेलिंग, रेलिंग का आ जाएगा, और आपका इनर प्लास्टर यानी नीचे की साइड में जो वेस्ट स्लैब के नीचे की साइड हम प्लास्टर करते हैं 12 mm का, वो ये प्लास्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेड लोड हो गया। और लाइव लोड की मैं बात करता हूँ, लाइव लोड एज पर स्टैंडर्ड है, आपका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर हमारा बताया गया है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट सारा ही लोड हमें रनिंग मीटर में निकालना है, यानी कि पर मीटर में निकालना है, पर मीटर में। तो यहाँ पर जो हमारा 3 है, 3 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1.2, क्योंकि 1200 mm हमारी, सॉरी 1.2, 1200 mm हमारी स्टेयरकेस की विड्थ है, आपके केस में 1500 है, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी लोड को। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, तो ये 3.6 आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल लोड, तो जो भी टोटल लोड आएगा मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। अब सेल्फ वेट तो हमने स्टैट प्रो में कमांड असाइन करा दी, सेल्फ वेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमने 150 mm लिया है वेस्ट स्लैब। अगर हम चाहें तो स्टैट प्रो में सेल्फ वेट कमांड अप्लाई ना करें, यहाँ पे कैलकुलेट कर लें। जो ये फ्लोर है, जो ये सारे हम लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी के साथ में सेल्फ वेट को भी कैलकुलेट कर लें और उसको अप्लाई कर दें। तो जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हो। सेल्फ वेट को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी आपकी थिकनेस है 0.150, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, 0.150, 150 mm आपकी वेस्ट स्लैब की थिकनेस है। जो भी आपने एज्यूम किया है, आपके केस में आप 175 भी कर सकते हो, 200 तक भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करा देंगे डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से, तो ये आपका लोड निकल के आ जाएगा। सॉरी, 0.150 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये आपका लोड आ जाएगा, ठीक है। ये जो लोड आया है आपका, ये मैं इसको कट करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका लोड आ गया, ये आपका लोड आ गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब इसको रनिंग मीटर में करना है, तो इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब, यानी 1.2 मीटर। तो ये मेरा रनिंग मीटर में आ गया। तो ये मेरा सेल्फ वेट हो गया। सेल्फ वेट मेरा वेस्ट स्लैब का खुद का वेट। अब फ्लोर फिनिश मैं ले लेता हूँ इक्वल टू 75 mm, 50 mm आप ले सकते हो। आपके केस में रेजिडेंशियल में 50 mm, और आपका अगर रेजिडेंशियल से अलग किसी अदर बिल्डिंग है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, कॉलेज है, कुछ ऐसा है, तो आप 75 mm ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 50 mm ले रहा हूँ। 0.050 मल्टीप्लाई बाई 50 mm और मल्टीप्लाई में डेंसिटी से, यानी किस चीज़ की डेंसिटी, जो हमारा फ्लोर फिनिश मटेरियल होगा, जो मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, इसकी जो डेंसिटी होगी उससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मुझे वेट मिल जाएगा, लोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं उसकी 24 ले लेता हूँ। जो मैक्सिमम फ्लोर फिनिश की डेंसिटी होती है वो 24 होती है, वो मैंने यहाँ पर ले लिया। मैंने जो अपनी डेड लोड की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको स्लैब लोड कैलकुलेट करके बताया है कि हाउ टू लोड कैलकुलेट, हाउ टू डेड लोड, लाइव लोड कैलकुलेट, वो आपने वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार जाके ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक्सेल के थ्रू कैलकुलेट करके बताया है। साथ ही साथ लाइव लोड भी मैंने आपको कोड ओपन करके कोड में बताया कि किस पेज पर कितना लाइव लोड दिया गया है अलग अलग कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपका ये लोड भी आ गया, और इस लोड को, ये लोड अभी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और इसको पर मीटर में करना है, यानी पर रनिंग मीटर में। तो इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1.2, यानी कि विड्थ ऑफ वेस्ट स्लैब, ये मेरा आ गया। अब ट्रेड एंड राइजर, तो जो राइजर होता है हमारा, वो हमारा मैक्सिमम होता है 150 mm, जो स्टैंडर्ड होता है वो 150 mm हम रखते हैं, ठीक है। तो राइजर का ट्रेड एंड राइजर को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है इक्वल टू जो आपका राइजर है, यानी कि 0.150 राइजर डिवाइड बाई 2, ठीक है। राइजर डिवाइड बाई 2 कर लिया आपने, और इसको आपने ब्रैकेट में कर लिया, और डिवाइड बाई, सॉरी, राइजर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क, क्योंकि आपका जो ट्रेड एंड राइजर बनेगा वो आपका ब्रिक वर्क से बनेगा, ब्रिक से बन रहा है। आपके केस में अगर आप आरसीसी से बनाना चाह रहे हो तो 25 डेंसिटी लोगे, मल्टीप्लाई 25 से कराओगे, और ब्रिक वर्क से आप उसको बनाओगे तो आप यहाँ पर 20 लोगे, क्योंकि ब्रिक वर्क की जो डेंसिटी होती है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 20 ले लिया और इसको मैंने इक्वल कर, फॉर्मूला को मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लोड आया। अब इसको पर मीटर में, किलो न्यूटन पर मीटर में करने के लिए इक्वल टू मेरी ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है, क्योंकि मेरी वेस्ट स्लैब की जो विड्थ है वो 1.2 है। तो ट्रेड एंड राइजर को कैसे कैलकुलेट करना है, आपको जो राइजर है, राइजर वो होता है जहां पर हम अपने फुट को रखते हैं, वो हमारा राइजर हो गया, सॉरी वो हमारा ट्रेड हो गया। जहां पर हम अपने फुट को रखते हैं वो हमारा ट्रेड हो गया, वो 300 mm का होता है, क्योंकि हमारा जो फीट है वो हमारा 300 mm के आसपास होता है। फुट हमारा 300 mm के आसपास होता है, इसलिए उसको 300 mm रखते हैं। और जो हमारा राइजर है, जो हम चढ़ते हैं ऊपर स्टेयरकेस पे, तो क्योंकि उसमें इंसान थक ना जाए, इसलिए उसको कम से कम डेप्थ में, जो स्टैंडर्ड डेप्थ है वो 150 mm फिक्स की गई है, जो आर्किटेक्ट की तरफ से हमको मिलती है कि आपको ट्रेड कितना है, आपका राइजर कितना है, वो स्टेड आपको जो कैड फाइल आपके पास आर्किटेक्चरल फाइल आती है उसमें क्लियरली दिया गया होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एज्यूम किया था 150 mm हमारा राइजर, 150 डिवाइड बाई 2। अब डिवाइड बाई 2 क्यों किया हमने, क्योंकि वो ट्रायंगल शेप में होता है, पूरा स्क्वायर नहीं होता।
तो एक स्क्वायर को बीच में से ऐसे साइड से आप इंक्लाइंड कट करोगे तो दो पार्ट इक्वल इक्वल ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर को क्रॉस सेक्शन में इंक्लाइंड कट करोगे तो दो इक्वल इक्वल रेक्टेंगल बन जाएंगे। तो उन रेक्टेंगल को, क्योंकि दो इक्वल बन जाएंगे तो एक ही इक्वल हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो बाकी तो हमारा वेस्ट स्लैब में आ रहा है, सिर्फ हमें एक ही ट्रायंगल हमारा बचता है, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया और आगे उसमें उसको मल्टीप्लाई करा दी डेंसिटी से, तो हमारा मोटा मोटा ये वेट निकल आया। अब रेलिंग का वो वेट जो है, अगर एक्चुअल में आपके पास है, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप, तो आप निकाल सकते हो या वेंडर से मालूम कर सकते हो पर मीटर में कितना लोड है। हमारे केस में नहीं पता तो हम यहाँ पर 0.25 ले लेते हैं जो मैक्सिमम है, बल्कि 0.15, ठीक है, 0.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको रनिंग मीटर में करेंगे तो इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1.2, ये हमारा रेलिंग का लोड आ गया। अब प्लास्टर की मैं बात करता हूँ तो प्लास्टर हमारा मैक्सिमम 13 mm होगा, ठीक है, जो वेस्ट स्लैब के नीचे की साइड हम प्लास्टर करेंगे। 0.013 ये मेरा प्लास्टर की थिकनेस ले ली मैंने, 13 mm प्लास्टर की थिकनेस, और उसको मल्टीप्लाई उसको डेंसिटी से मैं प्लास्टर की जो मोर्टार की डेंसिटी होती है 22, उससे मैं उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा। 22 से मैंने कराया तो मेरी ये वैल्यू आई, और इसको मैं पर मीटर में करूंगा तो इक्वल टू ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 1.2, ठीक है। ये मेरा डेड लोड कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। मैं सेल्फ वेट को ऐड नहीं कर रहा क्योंकि सेल्फ वेट मैंने कमांड लगा दी अपने स्टेट प्रो में। आपके केस में आपने नहीं लगाई है तो आप पूरा ही लोड को कैलकुलेट, पूरे लोड को ऐड करोगे, सम करोगे। तो मैं इसको यहाँ से सम कर लेता हूँ। मेरी ये वैल्यू आ गई 3.76। अब 3.76 और 3.6 जो मेरा लाइव लोड है, डेड लोड 3.76, लाइव लोड 3.6, दोनों को मैं ऐड करूंगा, सम करूंगा तो 7.36 ये मेरी वैल्यू आती है, यानी 7.4 लगभग। अगर मैं बात करता हूँ लोड की 7.4, और इस आगे इसकी यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर, ये पर मीटर लोड आया है आपका, ठीक है। 7.4 किलो न्यूटन पर मीटर डेड लोड प्लस लाइव लोड आपका आया है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे 7.4 को। वो कैसे करेंगे? यूनिफॉर्म लोड में मैं गया, मेंबर लोड में और डेड लोड में, सॉरी, क्योंकि मैंने दो अलग अलग लोड केस बनाए हैं। आपके केस में आप एक लोड केस बना सकते हैं और उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो दोनों में अलग अलग बना सकते हैं। जो डेड लोड है हमारा वो 3.76 है और जो लाइव लोड है वो आपका 3.6 है। देखिए यहाँ पर लिखिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपकी क्लियरिटी के लिए। ये आपका डेड लोड आ गया और ये आपका जो है येलो कलर से डेड लोड, रेड कलर से लाइव लोड, ठीक है। तो डेड लोड आपका 3.7 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया और लाइव लोड आपका 3.6 आ गया। तो आप दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं और दोनों को ऐड करके, जैसे मैंने यहाँ पर सम कर दिया है, इसको आप यहाँ पर एक ही लोड केस में आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम दोनों को अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम एक को मैं डिलीट कर देता हूँ लाइव लोड को, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, एक में ही हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मेंबर लोड, कितना है 7.3, यानी डेड लोड और लाइव लोड मिलाकर 7.36 हो गया। तो 7.4 हम इसको लिख लेते हैं, माइनस 7.4। माइनस का साइन इसलिए लिया कि लोड हमें ऊपर से नीचे की साइड लगाना है, ना कि नीचे से ऊपर। और ऐड कर लेता हूँ, ये मेरा लोडिंग यहाँ पर दोनों लोडिंग आ गई। सबसे पहले सल्फेट को सिलेक्ट करके, स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे असाइन कराऊंगा। मैंने सल्फेट असाइन करा दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर लोडिंग अप्लाई कराऊंगा अपनी, जो मैंने यहाँ पर अभी कैलकुलेट की थी। ये डेड लोड और लाइव लोड दोनों लोड है यहाँ पर। देखिए ये मेरा, इसको मैंने ग्राफिकली थोड़ा सा छोटा कर दिया। तो यहाँ पर डेड लोड और लाइव लोड दोनों, सॉरी, जो डेड लोड मैंने केस बनाया उसी में मैंने सल्फेट भी अप्लाई कर दिया, डेड लोड भी और लाइव लोड भी, तीनों ही लोड मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए हैं। टोटल लोड मेरा जो स्टेयरकेस पे आने वाला था वो यही है, इससे ज़्यादा लोड नहीं आएगा। अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एडिटर ओपन कर लूँगा, जो स्टैट एडिटर होता है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके इस टूल पे इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसमें एक लास्ट कमांड लगाऊंगा, उसके बाद हम फाइनल रन करेंगे, ठीक है। लास्ट कमांड कहाँ लगानी है? फिनिश से जस्ट ऊपर, परफॉर्म एनालिसिस, कैपिटल में आपको यहाँ पर लिखना है, परफॉर्म एनालिसिस मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव किया और इसको कट कर दिया। अब फाइनल रन करेंगे अपने मॉडल को, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो इसको डिज़ाइन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कोई एरर नहीं है, जीरो एरर है, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का डायग्राम इजीली हम देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो डिज़ाइन करना है, हमें डिज़ाइन पैरामीटर से अप्लाई करके डिज़ाइन नहीं करना फ्रेंड्स। कॉन्क्रीट, ग्रिड
ये और क्लियर कवर, ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं करनी। हमें बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का डायग्राम और उसकी वैल्यू देखनी है, उसके बाद मैनुअली कैलकुलेट करके रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करना है। बहुत ही छोटा सा मेथड है। अभी आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप 3 से 4 बार आप इसको कर लोगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको शीट के थ्रू भी बताया है अपनी वीडियो में, जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपको ग्राफिकली यहाँ पर स्टाइड प्रो में बता रहा हूँ कि कैसे इसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फाइनली रन कर दिया मैंने, पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाऊँगा, मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। यहाँ पर रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, व्यू वैल्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर बीम रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप देखोगे बेंडिंग और शेयर दोनों यहाँ पर है। बेंडिंग का एंड पॉइंट और शेयर का एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी तरह मिड पॉइंट भी सिलेक्ट कर लिए दोनों के, और एनोटेट मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा मूवमेंट है, एम जेड जो है मेरा मूवमेंट डायग्राम है और एफ वाई जो है मेरा ये शेयर डायग्राम है। ठीक है, तो ये मेरा मैंने मूवमेंट डायग्राम पे सिलेक्ट किया। अब मैं अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा, कंट्रोल वाला बटन, और अपने माउस को स्क्रॉल करूँगा तो मेरा जो डायग्राम है थोड़ा सा मुझे बड़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन है, ये जो हमारा साइन है ये डिफ्लेक्शन का साइन है, डिफ्लेक्शन का टूल है। तो यहाँ पर आप तीनों चीज़ें चेक करनी है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन भी आपका ज़्यादा नहीं आना चाहिए, अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है तो आपको डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब इंक्रीज करनी होगी। हमारे केस में 150 mm ली थी, आपको 175 mm या उससे ज़्यादा लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो मैक्सिमम अनफैक्टर्ड मोमेंट है, क्योंकि हमने कोई भी फैक्टर नहीं लगाया अपने लोड केस में, 1.5 का फैक्टर नहीं लगाया अनफैक्टर्ड लोड केस है। जब हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पर फैक्टर लगाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो आप लोड केस में भी फैक्टर लगा सकते हो 1.5 का। तो अब आप यहाँ पर देखोगे जो मूवमेंट डायग्राम बन रहा है हमारा, कैसा बन रहा है, कुछ इस टाइप से बन रहा है। तो हमें जो रेनफोर्समेंट चाहिए होगा मैक्सिमम, वो कहाँ चाहिए होगा फ्रेंड्स, वेस्ट स्लैब में बॉटम की साइड चाहिए होगा, क्योंकि वेस्ट स्लैब में बॉटम की साइड आपका मूवमेंट डायग्राम बन रहा है। और ये वेस्ट स्लैब और लैंडिंग जो इसका जंक्शन है यहाँ पर आपको टॉप में चाहिए होगा। ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है। उसके बाद आप जितना भी रेनफोर्समेंट है वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन या मिनिमम आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, वो आपको चलेगा, बट ये आपका मेन रेनफोर्समेंट है, इसको आपको यहाँ पर इतना प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, मूवमेंट डायग्राम देखने से बिहेवियर पता चल जाता है कि आपका जो स्ट्रक्चर का बिहेवियर है वो कैसा है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स के बिहेवियर दिखाए हैं अलग अलग फ्रेम में और अलग अलग लोड की अकॉर्डिंग, पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग, यूडीएल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग अलग अलग शेप्स बनाए हैं और आपको दिखाया है कि कैसे हम लोग बिहेवियर को पहचान सकते हैं, कैसे स्टैट प्रो में इजीली हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के डायग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, मेरा जो मैक्सिमम मोमेंट है मैं मैक्सिमम के लिए कैलकुलेशन करूँगा, फिर जो भी रेनफोर्समेंट आएगा उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट मेरा यहाँ पर 8.5 है, ये 8.9 आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम 8.9 है, यानी कि 9, मैं 9 ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैक्सिमम मोमेंट मेरा यहाँ पर 9, और मोमेंट की जो यूनिट है वो किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मेरा अनफैक्टर्ड मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मेरा मैक्सिमम शेयर, ठीक है, अनफैक्टर्ड। अब मैं यहाँ पर शेयर चेक करता हूँ, शेयर फोर्स डायग्राम, इसको मैं क्लोज करता हूँ, मोमेंट को, शेयर को मैं ओपन करता हूँ। ये एफ आई जो है मेरा, ये शेयर फोर्स है। ये मैक्सिमम जो आ रहा है मेरे यहाँ पर कितना आ रहा है, 18। आप देखोगे 18 आ रहा है। जो आप देख रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में आप देख रहे हो सपोर्ट्स पे ही आपको मैक्सिमम आपको शेयर देखने को मिल रहा है। और मोमेंट जो था आपका वो मिड में था, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, जहाँ पर शेयर मिनिमम होता है वहाँ पर मोमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है सिंपली सपोर्ट के केस में। तो यहाँ पर 18 किलो न्यूटन है, मैं 18 किलो न्यूटन यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, 18 किलो न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट किलो न्यूटन होती है और मोमेंट की होती है किलो न्यूटन के साथ मीटर। तो अब मैंने ये मोमेंट और शेयर नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे मोमेंट और शेयर के लिए। तो फ्रेंड्स, मोमेंट से रिइंफोर्समेंट फाइंड आउट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला है। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमें, के इक्वल टू एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, एम यू अपॉन बी और डी स्क्वायर
ठीक है, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला मैंने आपको कई बार बताया, अपनी कंबाइंड फुटिंग वाली वीडियो में बताया, आपको वाटर टैंक डिज़ाइन वाली वीडियो में बताया कैलकुलेट करके कैसे हम मोमेंट से रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करते हैं। तो आप फटाफट इस फार्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो इक्वल टू मोमेंट, सबसे पहले MU है तो मोमेंट है, हमने मोमेंट ले लिया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया कितने से, 1.5 से, यानी फैक्टर ले लिया हमने, यहाँ पर फैक्टर भी लगा दिया, सेफ्टी ऑफ फैक्टर, और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 10⁶ से, क्योंकि हम जो हमारी यूनिट है वो किलो न्यूटन और मीटर में है, हमको चाहिए न्यूटन और MM में, इसलिए हम 10⁶ से करा देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 10⁶, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इससे। अब मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी ऊपर की लाइन हो गई, यानी MU सिर्फ मोमेंट हुआ है, मोमेंट डिवाइड बाई BD²। बी फ्रेंड्स क्या लेंगे, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। हम पर मीटर के लिए कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपको 1200 नहीं लेना, 1500 नहीं लेना, जितनी आपकी स्टेयरकेस है वो नहीं लेना, आपको सिर्फ 1000 लेना है। पर मीटर के लिए आप कर रहे हो, जितना भी रेनफोर्समेंट आएगा वो पर मीटर में आपको प्रोवाइड करना है। तो मैंने 1000 यहाँ पर ले लिया, 1000 MM में मैं बात करूँगा। हमें जो यूनिट रखनी है वो इक्वल रखनी है, फोर्स के लिए न्यूटन रखनी है और आपको लेंथ के लिए MM। ठीक है, इसीलिए हमने मोमेंट को 10⁶ से मल्टीप्लाई कराया। तो MU अपॉन बी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी D², और है D यानी कि डेप्थ ऑफ स्टेयरकेस। कौन सी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ नहीं। तो टोटल डेप्थ आपकी कितनी थी, 150 mm थी। उसमें से हम कवर माइनस करेंगे और जो डाया ऑफ बार है उसका हाफ डाया बार कम करेंगे। तो कवर हम इस स्लैब में कितना लेते हैं, 20 mm, और डाया ऑफ बार मैक्सिमम हमारे आएगा 12 mm। 12 mm का हाफ करेंगे 6 mm, यानी कि 20 mm कवर और 6 mm हमारा हाफ डाया और बार। तो 20 + 6 हो गया 26 हमारा कम कर देंगे 150 में से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.150, सॉरी 150 माइनस 26। तो ये मेरा इफेक्टिव डेप्थ हो गई, यानी स्मॉल डी हो गई, स्मॉल डी, ये मेरा इफेक्टिव डेप्थ हो गई। कैपिटल डी जो है मेरी, वो मेरी 150 थी। ठीक है, MM। ये मेरा डी है, ये मेरा इफेक्टिव डी है। तो इफेक्टिव डी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो B × D², तो B हमने यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई D लिया और एक बार और D लिया, क्योंकि D² है तो यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हो, 2 टाइम्स D की मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और मैंने इन वैल्यूज़ को भी सबको ब्रैकेट में कर दिया। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे यहाँ पर K की वैल्यू मिल जाएगी। K की वैल्यू फ्रेंड्स मेरी यहाँ पर आई है 0.87। ठीक है, ये मेरी K की वैल्यू आती है। इस K की वैल्यू से कैसे परसेंटेज ऑफ स्टील चेक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है और आपको वो शेयर भी किया है। जो टेबल होती है, देखिए ये टेबल होती है SP16 में आपको देखने को मिलेगी। जो कोड है आप PDF फॉर्म में गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। SP16 में पेज नंबर 49 पे आपको ये टेबल देखने को मिलेगी M25 के लिए। M20 के लिए देखना चाहते हो तो आपको इससे जस्ट पहले वाले पेज में मिलेगी। M30 के लिए देखना चाहते हो तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पेज पे आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 500 की वैल्यू भी है और M25 जो मिक्स है वो M25 है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ये हमारी MU अपॉन BD², देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है इमेज, बट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर शो हो रहा होगा MU अपॉन BD² की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो जो हमारी वैल्यू आई है MU अपॉन BD² की, वो आई है 0.87। तो हम यहाँ पर 0.87 सर्च करेंगे। तो 0.8 का है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 0.75, ये 0.8 आ गया। ठीक है, 0.85 हमारी 0.87 है, यहाँ पर 0.87। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 0.9, हम 0.9 वाला ले लेते हैं। ठीक है, हम 0.87 है, हमने 0.9 ले लिया, मैक्सिमम वाला ले लिया। अब 0.9 के रेस्पेक्ट में हम आगे चलेंगे, यहाँ पर इसी की सामने देखेंगे 500 के लिए, क्योंकि ये 240 से स्टार्ट हुआ, 240, 250, 415, 46, उसके बाद 500। तो हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ है स्टेयरकेस में रेनफोर्समेंट की, जो यील्ड स्ट्रेंथ है मेन रेनफोर्समेंट की, वो 500 है। तो 500 के एस्पेक्ट में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम 0.9 के लिए देखेंगे यहाँ पर, तो हमारी वैल्यू है 0.21, यानी 0.21% हम परसेंटेज ऑफ स्टील यूज़ करेंगे। ये हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील है। अलग अलग कॉन्क्रीट की अकॉर्डिंग आपके जो भी के की वैल्यू आ रही है आप उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। तो पॉइंट कितना आ रहा है आपका, 0.21। तो 0.21 मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, परसेंटेज ऑफ स्टील 0.21, ये मेरी परसेंटेज ऑफ स्टील आ गई। अब मैं इससे
नंबर ऑफ बार फाइंड आउट करूँगा कि मैं कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करूँगा और कितनी स्पेसिंग मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू मेरी ये वैल्यू मल्टीप्लाई बाई मेरी डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब। कौन सी डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ। मेरी इफेक्टिव डेप्थ मैंने ली, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इफेक्टिव डेप्थ को 124, ठीक है। और इसके आगे परसेंटेज के लिए एक ज़ीरो और लगा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने एंटर किया तो मेरा जो एरिया ऑफ स्टील आया है, एरिया ऑफ स्टील मेरा कितना आया है 260 mm²। परसेंटेज ऑफ स्टील से एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। थिकनेस कौन सी लेनी है आपको, इफेक्टिव डेप्थ लेनी है, ना कि मेन थिकनेस। इफेक्टिव डेप्थ और मल्टीप्लाई करा देनी है 1000 से, क्योंकि आप पर मीटर स्क्वायर पर मीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको mm में रखनी है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आपकी mm² में है। अब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करता हूँ तो 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरी आ गई वैल्यू। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही हम जनरली कैलकुलेशन करते हैं रेनफोर्समेंट की, और उसको प्रोवाइड करते हैं अपने वेस्ट स्लैब में। बहुत ही कम रेनफोर्समेंट आया है, सिर्फ 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इसको कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे नंबर ऑफ बार में कैलकुलेट करना है, वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं जो डाया ऑफ बार यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ वो 8 mm का करने वाला हूँ। 8 mm, 10 mm, 12 mm आप कुछ भी कर सकते हो। अगर 8 mm में नहीं हो रहा है तो 10 mm लोगे, 10 में नहीं हो रहा था 12 लोगे। 8 mm का जो एरिया होता है मैं वो यहाँ पर लिखने वाला हूँ। 8 mm का एरिया होता है 0.50, ठीक है। ये मेरा एरिया होता है 8 mm डाया बार का 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं 1000 से, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इसको 1000, और डिवाइड बाई मेरी ये वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। तो अब मेरी स्पेसिंग आ जाएगी इससे, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें इक्वल नहीं लगाया। इक्वल का साइन लगाना आपको मस्ट होता है हर एक फॉर्मूले के लिए। डिवाइड बाई ये वैल्यू, और मैं ओके करूँगा। जैसे ही ओके करूँगा मेरी जो वैल्यू, मेरी जो स्पेसिंग आई है 195 आई है, ठीक है। जो मैंने वैल्यू लिखी थी वो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी थी, जबकि हमको लिखनी होती है mm²। अच्छा, ये कुछ कैलकुलेट ठीक नहीं कर रहा है, मैं एक बार फिर करता हूँ उसको। ये मेरा डाया एरिया ऑफ बार हो गया 8 mm डाया का, और मल्टीप्लाई बाई 1000, और नेक्स्ट सेल में मैं इसको करूँगा ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू 0.5। हाँ देखिए, अब हमारी स्पेसिंग आ गई है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट है 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है डाया ऑफ बार। डाया ऑफ बार का जो एरिया है 8 mm डाया का एरिया होता है 0.5, ठीक है। 8 mm के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है 12 mm। 12 mm जो डाया होता है हमारा उसका जो 8 mm के बाद आता है हमारा 10 mm, और 10 mm डाया जो होता है हमारा उसका जो एरिया होता है वो 0.78 होता है, ठीक है, 0.78। और उसके बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा वो 12 mm होता है, उसका होता है 1.13, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए आपका एरिया। तो मैंने 8 mm का यूज़ किया इसलिए यहाँ पर 0.5 लिया है। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से, और उसके बाद उसको जो डिवाइड करा, इन दोनों वैल्यूज़ को जो कैलकुलेट होके आई वैल्यू वो हमारी ये आई, और इस वैल्यू को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, जो रिक्वायर्ड रेनफोर्समेंट है। तो उससे मेरी स्पेसिंग निकल के आ गई, ये mm में आ गई 192 mm, ठीक है। यानी 8 mm डाया बार यूज़ कर सकता हूँ मैं, और 192 mm सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स 192 mm बहुत ज़्यादा है, हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, हमने डाया भी कम यूज़ करा है, तो इसलिए हम उसको 100 mm, 125 mm या 150 mm दे सकते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि 8 का 100 या 125 mm हम मेन रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 8 mm डाया और 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। कौन सा रेनफोर्समेंट वो भी आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिखा देता हूँ। जो हमारा मूवमेंट डायग्राम बन रहा था फ्रेंड्स, वो वेस्ट स्लैब में नीचे की साइड बन रहा था। तो जो ये मेन रेनफोर्समेंट है आपको शो हो रहा है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, ये हमारा 8 mm डाया और 100 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यही रेनफोर्समेंट ऊपर जाएगा सीधा और ये बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जो गया है, तो हमारा डायग्राम यहाँ जंक्शन पे भी ऊपर की साइड बन रहा था, तो यही वाला रेनफोर्समेंट इसको कवर करेगा, ठीक है। ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट हो गया 8 mm डाया वाला। बाकी 8 mm डाया 100 mm सेंटर टू सेंटर हम ये वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा देंगे। और जो आप ये देख रहे हो ये वाला रेनफोर्समेंट, जो ये लैंडिंग में ऐसे आएगा और सीधा आगे जाके ये LD मुड़ जाएगा,
एलडी बैंड हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो आप 8 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग रख सकते हो। और जो पॉइंट है आप देख रहे हो पॉइंट वाला रेनफोर्समेंट जिसको डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोला जाता है, यहाँ पर लिख भी रहा है, वो आप 8 mm डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर उसकी स्पेसिंग रख सकते हो। ठीक है, तो हमने 100 mm स्पेसिंग 8 mm डाया के साथ 100 mm स्पेसिंग मेन रेनफोर्समेंट की रखी है और 200 स्पेसिंग जो रखी है वो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की रखी है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट हमने कैलकुलेट किया कैसे, मोमेंट के थ्रू। अब एक बार शेयर के थ्रू चेक कर लेते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि देखिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं बहुत डिटेल में बनाता हूं, टाइम लगे कोई नहीं, आप आए हो यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ यहाँ से। ठीक है, तो अगर आप सही में सीखने के इच्छुक हो तो आप डिटेल में सीखोगे, आप नोट भी करोगे सारी चीज़ें नोटबुक में और उसको प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो शेयर रेनफोर्समेंट है हमारा वो मैंने नोट कर लिया था 18, यहाँ पर 18 है और इसमें फार्मूला लगाऊंगा, जो इसका फार्मूला होता है टॉसी का, वो होता है हमारा VU/BD। तो इक्वल टू, ये कोड में सारे फार्मूले आपको 4, 5, 6 में मिल जाएंगे। मेरी ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको 100 से, क्यों, क्योंकि वैल्यू किलो न्यूटन में है, मुझे न्यूटन में कैलकुलेशन करनी है। तो ये हो गया मेरा VU की वैल्यू, VU/BD मैंने आपको फार्मूला बताया, ये मेरा VU हो गया, डिवाइड बाई B क्या होगा मेरा 1000, जो मैंने आपको बताया था 1 मीटर के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, B मल्टीप्लाई बाई D क्या है इफेक्टिव डेप्थ, वो क्या है हमारी, वो 124 है। VU/BD, VU हमारा ये हो गया, B ये हो गया और D ये हो गया। ठीक है, इसको हम जैसे ही ओके करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमें यहाँ पर वैल्यू देखने को मिली 0.014, बहुत ही कम वैल्यू देखने को मिली है। हम शेयर में पास हैं। अब कैसे चेक करें शेयर में पास हैं या फेल हैं, तो उसके लिए दूसरी टेबल है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको बता दी थी, पेज नंबर भी बता दिया था। और एक दूसरी टेबल है जो मैं ऑलरेडी ये टेबल्स आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ अपनी कंबाइंड फुटिंग वाली वीडियो में, और अपना वाटर टैंक जो डिज़ाइन करके दिखाया प्लेट के थ्रू, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनका डाउनलोड लिंक दे दिया है आपको। तीनों भी टेबल्स आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। आप वहाँ से सीधा इन टेबल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो कोड में भी इसको चेक कर सकते हैं। ये जो आपको टेबल मिलेगी शेयर वाली, वो तो मेरी के की वैल्यू वाली थी, MU/BD² वाली मूवमेंट के लिए। ये शेयर वाली है, ये आपको IS 456/2000 में मिल जाएगी। ठीक है, ये अलाउबल शेयर स्ट्रेस के नाम से आपको एक टेबल होगी। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाई हुई टेबल है, ये मैंने बनाई है, उसी को इंटरपोलेट करके बनाई है। बट आपको वो जो अलाउबल शेयर स्ट्रेस वाली टेबल मिलेगी वो आपको, आप वहाँ से उसमें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जो डिज़ाइन कर रहे हो मिक्स ले रहे हो M25 के रेस्पेक्ट में चेक करोगे आप, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है फ्रेंड्स, वो वैल्यू आई है आपकी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, 0.01। तो 0.01 तो यहाँ पर स्टार्टिंग ही नहीं हुई है, स्टार्टिंग हुई है 0.1 से, है ना। M25 में जो स्टार्टिंग हुई है वो 0.1 से हुई है, आपकी है 0.01, तो आप पास हो। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यू होती 0.2 शेयर की वैल्यू, यानी VU/BD की वैल्यू, टॉसी की वैल्यू होती 0.2, तो आप 0.2 के रेस्पेक्ट में देखते, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है कि जो भी आपके 0.2 के रेस्पेक्ट में स्टील आ रहा होता है उतना परसेंट आपको प्रोवाइड करना होता है स्टील। हमारे केस में स्टील कितना आया था फ्रेंड्स, हमारे केस में परसेंटेज ऑफ स्टील हमारी आई थी, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.21, यानी 0.21 तक, 0.21 मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। यह परसेंटेज ऑफ स्टील है हमारी, परसेंटेज ऑफ स्टील 0.2 कहाँ पर है, 0.21 यहाँ पर कहीं है, 0.2 के रेस्पेक्ट में जो शेयर है, यानी कि M25 के केस में 0.2 के परसेंटेज ऑफ स्टील के रेस्पेक्ट में जो टॉसी की वैल्यू है 0.33 है, यानी अगर हमारी शेयर 0.33 तक भी आती तो भी हम सेफ थे, और उसके बाद अगर यहाँ कहीं आ रही होती तो फिर हम शेयर की रेस्पेक्ट में जो परसेंटेज ऑफ स्टील आ रही थी उतना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होते, क्योंकि हमें मूवमेंट से तो कम परसेंटेज ऑफ स्टील मिल रहा है बट शेयर से ज़्यादा है, तो शेयर की रेस्पेक्ट में अगर ज़्यादा आ रहा है तो हमें वो ज़्यादा वाला रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, यानी मूवमेंट और शेयर में दोनों में जो भी ज़्यादा रेनफोर्समेंट मिलेगा वो हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जनरली स्टेयर केस में जो है हमारा बहुत ही कम रेनफोर्समेंट आता है। आपके केस में अगर फ्लाइट बहुत ही बड़ी है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हो सकता है कि आपके केस में ज़्यादा रेनफोर्समेंट आपको देखने को मिले, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट डायग्राम देखने को मिले, तो उसमें आपको ज़्यादा रेनफोर्समेंट 8 की जगह 10 या 12 का डाया आपको यूज़ करना पड़ेगा, और स्पेसिंग भी आपको कम करनी पड़ेगी। मिनिमम 75 और मैक्सिमम आपकी 200 हम लोग लेते हैं। एक बार डिफ्लेक्शन इसका मोटा मोटा और चेक कर लेते हैं।
तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा, बहुत डिटेल में ट्यूटोरियल हमारा बन जाएगा ये। मैं यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करता हूँ, रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, व्यू वैल्यू पे क्लिक करता हूँ और बीम रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि एज ए बीम हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं स्टेयरकेस को, तो बीम रिजल्ट पे ही मुझे यहाँ पे सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम रिजल्टेंट पे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया मैंने, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, और एनोटेट कर दिया। ओके, यहाँ पर अगर आपका ये वाला साइन ऑन नहीं है तो आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। हमारे केस में ऑन है, आपके केस में हो सकता है ऐसे हो, तो आपने वहाँ पर सिलेक्ट भी कर लिया फिर भी आपको वैल्यू शो नहीं हो रही, तो आपको इस टूल से क्लिक करके ऑन कर लेनी है वैल्यू। अब मेरा जो लोड केस है वो तो डेड लोड और लाइव लोड पे ही चेक कर रहा हूँ। डिफ्लेक्शन हम अनफैक्टर्ड के लिए ही करते हैं, फैक्टर्ड हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा लोड केस भी अनफैक्टर्ड है। अब आप यहाँ पर देखो कि कितना कम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ 1 mm, 0.2, 0.14, ठीक है, जबकि आपकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। आप देखो कि लेंथ 3.2 मीटर है, तो आपको बहुत ही कम डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आप लेंथ बाई 250, आप 350 भी करोगे, लेंथ बाई 350 भी करोगे तब भी सेफ हो आप, ठीक है। और जनरली आप लेंथ बाई 250 पे चेक कर सकते हो अपना डिफ्लेक्शन, और उसके बाद उसको डिज़ाइन दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने कैसे स्टैट प्रो में कंप्लीट मॉडल करके, मूवमेंट और शेयर के थ्रू मैनुअली कैलकुलेशन करके, क्योंकि इसमें जो हमारी मिस्टेक के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। शीट तो आपने खुद ने तो बनाई नहीं है, ठीक है, शीट में क्या पता आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई सेल में कोई फार्मूला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग शीट बार बार यूज़ करते हैं, तो कोई ना कोई सेल जो है कभी कभी किसी गलत क्लिक की वजह से जो है वो उसमें फार्मूले गलत हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे हम स्टैट प्रो को कंप्लीट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप हमारी अगर पेड क्लासेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म एक लिंक दिया गया है, आपको उस लिंक को फिल कीजिए, हम जल्दी ही आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो बनाते हैं। हमारी वीडियोस पसंद आया करें तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।